नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी अ पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ मेरे संग की औरतें का अध्ययन करेंगे। यह पाठ मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखा गया है और आपकी कृतिका पूरक पुस्तिका में दिया गया है। तो आइए जानते हैं पहले मृदुला गर्ग जी के विषय में। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ। 1938 में इनका जन्म कोलकाता में हुआ और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र में उन्होंने एमए किया। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स में इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की दिल्ली विश्वविद्यालय से। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किया। तो 1974 से ये दिल्ली में रही और इसके बाद लेखन कार्य में लगी रही। कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। तो कथा साहित्य तो इनके द्वारा समृद्ध है ही, अर्थात इन्होंने अनेक कहानियां लिखी हैं। तो कथा साहित्य के अलावा उसके अतिरिक्त इन्होंने अपने समय और समाज, जो उस समय प्रचलित थी, समाज में समस्याएं थी, उनको इन्होंने अपने विचारों को वैचारिक निबंधों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। तो कथ्य और शिल्प की जो परिपाटी, जो परंपराएं चली आ रही थी, उनको इन्होंने तोड़ा है और लीक से हटकर कार्य इन्होंने किया है। लीक से हटकर यानी कि जो परंपरागत धारणाएं जो चली आ रही हैं, जो मान्यताएं हैं, उनसे अलग होकर कुछ करना, लीक से हटकर करना कहलाता है। और कहीं ना कहीं ये सीख इन्हें अपने परिवार के सदस्यों से ही प्राप्त हुई है। और हम पाठ के माध्यम से जानेंगे कि लेखिका के परिवार में जो महिलाएं हैं, चाहे वो इनकी परदादी रही हो या नानी रही हो या इनकी माँ, किस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत करती थी और किस प्रकार की आजादी उन्हें प्राप्त थी। तो वही लेखिका के मन में भी उन्हीं भावनाओं और धारणाओं की परंपरा बनी रही और इन्होंने परंपरा की को लीक से हटकर चलने का एक तरीका जो इनके परिवार द्वारा आगे बढ़ रहा था, उसको इन्होंने अपनाया। तो प्रमुख कृतियां, इनकी द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख कृतियां हैं। उनके हिस्से की धूप, अनित्य, चित कोबरा, कच्छ गुलाब जो कि उपन्यास है, फिर संगति विसंगति, 2 खंडों में संपूर्ण कहानियां इनकी दी गई हैं, संगति विसंगति के नाम से। रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, ये निबंध संग्रह हैं। तो इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि लेखिका द्वारा उपन्यास, कहानियां और निबंध संग्रह लिखे गए हैं। मेरे संग की औरतें, अब आप जानिए पाठ प्रवेश के माध्यम से कि किस प्रकार का पाठ है यह। मेरे संग की औरतें, तो शीर्षक से ही स्पष्ट होता है, इसके पाठ के नाम से ही। मेरे संग, संग मतलब साथ, जो लेखिका के साथ उस समय औरतें रही हैं, उनके विषय में लेखिका ने यहाँ दिया है। मेरे संग की औरतें, यह एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है कि ये एक अलग प्रकार की शैली है और हम कह सकते हैं कि एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? जो हमारी अच्छी यादें हैं उनको एक लेख के माध्यम से प्रस्तुत करना, वो विधा संस्मरण कहलाती है। तो एक ये संस्मरणात्मक गद्य है। यहाँ पर परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है। परंपरागत तरीका तो है, अर्थात जो परंपराएं चली आ रही हैं परिवार में, उनका मान सम्मान तो किया जा रहा है, परंतु साथ ही उस लीक से हटकर जो बुराइयां समाज में चली आ रही हैं, उन पुरानी प्रथाओं को तोड़ते हुए किस प्रकार समाज में बदलाव लाया जाए, वो इन्होंने अपने परिवार के माध्यम से परिलक्षित किया है। तो परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। तो जानते हैं पाठ के सार के माध्यम से पाठ को।
प्रस्तुत संस्मरण लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। तो लेखिका है मृदुला गर्ग जी, जो कि साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। हिंदी के अनेक सभाओं गोष्ठियों में भी इन्हें देखा जा सकता है। तो इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी और स्वभाव, जो उनका व्यवहार था, उस पर प्रकाश डाला है। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लेखिका के जन्म से पूर्व ही उनके, बल्कि हम कहें तो उनकी मां के विवाह से पूर्व ही लेखिका की नानी नहीं रही थी। तो उन्होंने अपनी नानी के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था, यानी कि वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों से अपनी नानी के बारे में जान चुकी थी। तो यहीं से उनकी शुरुआत, इस पाठ की शुरुआत की गई है। और वो बताती हैं कि लेखिका की नानी अनपढ़, परंपरावादी और पर्दा प्रथा वाली औरत थी। तो किस प्रकार की छवि उन्होंने यहाँ दिखाई है अपनी नानी की, कि वो अनपढ़ थी, परंपरावादी, परंपराओं में ढली हुई थी, उनको मानती थी, और पर्दा प्रथा घूंघट निकालने की जो प्रथा थी पुरानी, उसमें वो विश्वास रखती थी और पर्दा करती थी। उनके नाना ने तो विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पास की और विदेशी शान शौकत से जिंदगी बिताने लगे। तो नाना ने क्या किया, विवाह जब इनका हुआ, इनकी नानी का, तो उसके तुरंत बाद ही ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए और वहां से बैरिस्ट्री पास की और विदेशी शान शौकत से, और जब वापस भारत आ गए तो विदेशी शान शौकत से जिंदगी बिताने लगे। परंतु नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ पर नानी पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा। किस बात का प्रभाव नहीं पड़ा? कि उनके पति जो हैं वो बैरिस्ट्री पास करके आए हैं और विदेशी शान शौकत से जीते हैं, नानी अपने ढंग से जीवन व्यतीत करती रही। तो इस पाठ की अगर हम बात करें तो विभिन्न हिस्सों में भी हम इसे बांट सकते हैं, जिसमें से एक पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि लेखिका की आजाद ख्याल नानी, कि नानी कैसे आजाद ख्याल हुई। अभी हम पढ़ रहे हैं कि नानी तो परंपरागत विचारों वाली थी, पुराने विचारों वाली थी, तो नानी आजाद ख्याल कैसे हैं, तो पाठ के माध्यम से हम जानेंगे आगे। फिर दूसरा भाग हम कह सकते हैं लेखिका की माँ का जीवन, किस प्रकार का जीवन उनकी माँ का रहा। फिर तीसरा भाग आता है परदादी, परदादी भी जो ऐसी परदादी जो लीक से हटकर चलने वाली थी। फिर लेखिका एक चोर का हृदय परिवर्तन भी इनकी परदादी द्वारा किया गया, ये भी एक महत्वपूर्ण इसका हिस्सा है पाठ का। फिर पांचवा हिस्सा आता है लेखिका का परिवार, किस प्रकार का उनका परिवार था, उनकी बहनें, उनका भाई। और फिर आता है विस्तृत वर्णन जो इन्होंने किया है वो अपनी दो बहनों का किया है, जिसमें है निडर चित्रा जो कि तीसरी बहन थी इनकी। और फिर आता है परंपरा और स्वतंत्र जीवन, की परंपराओं में भी बंधा हुआ है और स्वतंत्र जीवन भी इनके परिवार के सदस्य जी रहे हैं। तो ये दोहरी भूमिका किस प्रकार कोई व्यतीत कर सकता है, निभा सकता है, इस बात का परिचय भी हमें पाठ के माध्यम से मिलेगा। तो पहले भाग जो कि मैंने कहा कि लेखिका की आजाद ख्याल नानी, तो यहाँ पर लेखिका की आजाद ख्याल नानी की जो बात हो रही है वो अनपढ़ हैं, परंपरावादी हैं और पर्दा प्रथा में विश्वास रखती हैं। और उनके नाना जो कि विवाह के बाद ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, जिन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की और बैरिस्ट्री पास की और विदेशी शान शौकत से जिंदगी बिताने लगे, परंतु नानी पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के एक मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा को सौंप दी। अब ऐसा समय आया कि लेखिका की नानी बीमार हो गई और उम्र से पहले ही उनकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया, जब तक कि लेखिका की माँ की शादी भी नहीं हुई थी। तो ऐसे समय में उन्होंने जो कि कभी नहीं बोली थी अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ, उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई थी, कभी अपनी आजादी की भी बात उन्होंने नहीं की थी। तो ऐसी अवस्था में जब वो बिल्कुल मृत्यु के नजदीक हैं, उन्होंने अपने पति से कहा कि वो उनके मित्र प्यारे लाल शर्मा जी से मिलना चाहती हैं। अब वो हैरान हो गए, परंतु उन्होंने समय की नज़ाकत को समझा, समय कम था उनके पास क्योंकि वो मृत्यु के नज़दीक थी, तो उन्होंने फटाफट अपने मित्र को
बुला लिया, वो चले गए उनको लेने के लिए और लेकर आ गए उनके पास, अपनी पत्नी के पास, यानी कि लेखिका की नानी के पास। तो जब वो लेकर आए तो उन्होंने एक और बात ऐसी कही कि सब हैरान हो गए। अब वो क्या बात थी? वो बात थी कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी जो कि उनके पति के मित्र थे प्यारेलाल शर्मा जी, उनको कहा कि मेरी बेटी के लिए वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। वर होता है दूल्हा जिससे शादी की जाती है, तो वो लड़का तय करने का काम उन्होंने अपने पति पर उन्हें भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी जो प्यारेलाल शर्मा जी थे, उनके पति के मित्र, उनको उन्होंने कहा कि आप वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। अब वो सब हैरान, लेकिन उन्होंने वचन दे दिया। तो इसका तात्पर्य क्या है कि उनके मन में, चाहे उन्होंने कभी अपने पति के विचारों के खिलाफ कुछ नहीं कहा या कभी अपनी आजादी की मांग नहीं की, कभी पर्दा प्रथा का उन्होंने विरोध नहीं किया, उन परंपराओं को वो अपने जीवन में अपनाए हुए थी, परंतु फिर भी उनके मन में आजादी के प्रति, देश की आजादी के प्रति कितना सम्मान था कि वो चाहती थी कि उनके बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से हो, किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिनके मन में देश के लिए बहुत जज्बा हो। तो इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि जो अंग्रेजों की गुलामी करने वाले हैं, जिस प्रकार के उनके पति थे, कि वो उनकी जी हजूरी करने वाले हैं, उनकी बात को मानने वाले हैं, तो ऐसे लोगों का साथ वो नहीं चाहती थी। वो इसीलिए चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी और स्वतंत्रता सेनानी जो प्यारेलाल शर्मा जी हैं वो तय करें, कि वो अपने बेटी की शादी आजादी के सिपाही से करवाना चाहती हैं। अतः लेखिका की मां की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हुई। तो इस प्रकार जब लेखिका की मां की शादी हुई तो वो एक स्वतंत्रता सेनानी से हुई। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अब लेखिका अपने पिता और के परिवार के विषय में बता रही हैं यहाँ पर कि किस प्रकार की परिस्थितियां थी। उनके पिता जो कि बहुत बड़े देशभक्त थे, कैसे उनका परिवार रहता था, और लेकिन फिर भी उनका जो परिवार था उसमें महिलाओं के लिए पूरा मान सम्मान था और लड़कियों के लिए बहुत प्रेम था। तो अब अपनी माँ के विषय में बता रही हैं वो कि माँ जो थी वो बहुत ही सुंदर थी और बिल्कुल नाजुक परी जैसी थी। तो वो कहती हैं वे अब खादी की साड़ी पहना करती थी जो उनके लिए असहनीय थी। असहनीय थी कि वो भारी थी, बहुत हैवी थी। हैवी खादी एक कपड़ा है ना, खादी आपने सुना देखा होगा, तो खादी का कपड़ा जो है वो थोड़ा सा हार्ड रहता है। अगर हम कहें कि सिल्क जो है वो सॉफ्ट है या कॉटन सूती कपड़ा सॉफ्ट है, तो उसकी तुलना में अगर हम खादी देखें तो वो थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी हार्ड है। अब वो साड़ी लेखिका की माँ को पहननी पड़ती थी जो कि बहुत ही नाजुक सी कोमल सी वो लड़की थी और इतनी सुंदर लड़की, लेकिन इतनी भारी साड़ी पहनना ही उनके बस की बात नहीं थी। तो वो रात रात को जाकर उसकी तैयारी को प्रैक्टिस करती थी, वो कि साड़ी कैसे बांधी जाएगी ये खादी की, और उसकी तैयारी करती थी ताकि दिन में उनको किसी के सामने अपमानित ना महसूस होना पड़े कि उनको तो ये साड़ी पहननी भी नहीं आ रही है, चलना नहीं आ रहा, उसे संभालना नहीं आ रहा। ये सारी कोशिशें उनकी माँ द्वारा की गई। फिर वो बताती हैं कि लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं देखा। अब यहाँ पर बात आती है उनकी आजादी की, कि परिवार में परंपरा तो है पर साथ ही आजादी भी है। आजादी
किस मायने में कह सकते हैं कि वो हम जो हर बहू से अपेक्षा की जाती है, किसी भी परिवार में यदि विवाह होता है तो बहू से अपेक्षा की जाती है कि वो सारे परिवार को संभाले, सबके लिए भोजन इत्यादि बनाए, परिवार के सदस्यों की देखभाल करे, बच्चों की देखभाल करे। परंतु लेखिका की मां ने कभी ऐसा नहीं किया। वो अपनी ही दुनिया में रहती थी, अपनी आजादी में जीवन व्यतीत करती थी। और ऐसा नहीं कि परिवार के सदस्यों के मन में उनके लिए कोई रोष था या दुर्भावना थी या ईर्ष्या थी या गुस्सा था, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाता था। जहां आवश्यकता होती थी उनकी राय भी ली जाती थी और उनकी बड़ी तारीफ की जाती थी। उनकी सुंदरता के लिए या अन्य बातों के लिए उनकी तारीफ भी की जाती थी। तो वो भारतीय माँ जैसा नहीं देखा से तात्पर्य है कि जो महिलाएं अपने भारतीय परंपरा के अनुसार बच्चों की देखभाल करती हैं, परिवार को संभालती हैं, सास ससुर की, पति की सेवा करती हैं, ऐसा कभी लेखिका की माँ ने नहीं किया। वे घर परिवार और बच्चों के खान पान आदि में ध्यान नहीं देती थी। तो वो कहती हैं कि वो कभी घर परिवार के में और बच्चों के खान पान का कभी भी ध्यान नहीं रखती थी। उनका ध्यान रखने के लिए और परिवार के अन्य सदस्य थे। तो लेखिका कहती हैं कि उनकी दादी, उनकी जेठानियां और परिवार के अन्य, यहाँ तक कि मर्द यानी कि जो पुरुष वर्ग था वो भी बच्चों की देखभाल में जुटा रहता था। परंतु लेखिका की माँ को इन सब बातों से कोई उनका लेना देना नहीं था, ना वो इस काम को कभी करती थी। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद की पुस्तकें अपने लेटे लेटे अपने बिस्तर पर पढ़ती रहती थी। तो कुछ इसमें उनकी बीमारी का भी कारण हो सकता है कि वो बीमार भी थी। और दूसरी बात कि वो सभी जो उनकी इच्छाओं को बढ़ावा दिया जाता था, जैसा वो करना चाहती थी, उन्हें आजादी भी थी करने की। तो उनकी दादी, जो लेखिका की दादी थी, वो कभी इस बात का बुरा नहीं मानती थी, बल्कि वो कहती थी कि उनकी जो बहू है वो हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुंची और छींके पर टांग दी, कि धोई पहुंची और छींके पर ऊंचाई पर वो कुछ खूंटी सी है उस पर टांग दी। अर्थात उसको सिर्फ दिखावट के लिए है कि वो दिखावा ही है, इतनी सुंदर है। लेकिन इस बात को कभी उन्होंने गलत ढंग से नहीं किया। वो ये भी कहती हैं कि हाथी का काम हमारे पास बैल हैं, कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। वो तो साथ ही ये भी वो कहती हैं कि हम हाथी से कोई हल नहीं चलवाते, कि हमारे पास मेहनत का काम करने के लिए और परिवार के सदस्य हैं और लोग हैं, तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि जो हमारी इतनी खूबसूरत सी बहू है उससे हम ये सब काम करवाएं, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार उनका मान सम्मान, उनकी माँ का पूरा मान सम्मान उस परिवार में था, उनकी ससुराल में था। उन्हें पुस्तकें पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था। तो पुस्तकें पढ़ने का और संगीत सुनने का उन्हें शौक था माँ को। और उनमें दो गुण मुख्य थे, दो क्वालिटीज थी उनकी। और वो क्या थी? पहला, कभी झूठ न बोलना, कि कभी भी वो झूठ नहीं बोलती थी। तो ऐसे व्यक्ति सभी को पसंद आते हैं और सभी उनका मान सम्मान भी करते हैं, आदर करते हैं सभी, कि जो ये तो कभी झूठ नहीं बोलते। बहुत विश्वास रहता है ऐसे लोगों पर। और दूसरा क्या था कि वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। तो वो कभी नहीं कहती थी कि एक दूसरे किसी की बात सुनी और किसी तीसरे व्यक्ति को उसने बता दी, ऐसा कभी नहीं किया। तो ये दो विशेषताएं उनकी माँ में थी, लेखिका की माँ में। इसी कारण उन्हें घर में आदर तथा बाहर वालों से दोस्ती मिलती थी, कि बाहर वालों से भी दोस्ती मिलती थी, क्योंकि सभी को पता था कि यदि हम अपनी मन की बातें इनसे कह भी देंगे तो कोई कहीं दूर तक, कहीं किसी और से नहीं कहेंगी, अपने तक सीमित रखेंगी। तो सभी अपने मन की बात उनसे कह भी देते थे, अपने दिल का हाल कह देते थे। तो इस प्रकार उनका मान सम्मान था, आदर था। फिर बात आती है तीसरी बात, जब परदादी, जो कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि परदादी जो थी वो लीक से हटकर चलती थी। अब कैसे? लेखिका की परदादी को लीक से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने मंदिर में जाकर विनती की। जब लेखिका की माँ प्रेग्नेंट हुई, तो गर्भवती हुई, उन्होंने लेखिका की परदादी ने जाकर मंदिर में मन्नत मांगी, प्रार्थना की भगवान से कि लड़की होनी चाहिए।
अब ये सभी के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी गांव के लोगों के लिए, क्योंकि सभी यही चाहते हैं। ज्यादातर भारतीय परिवारों में यही मान्यता रहती है और यही सोच रहती है लोगों की कि पहला बच्चा तो लड़का हो जाए, बाद में चाहे लड़की हो या कुछ। ऐसे बहुत से परिवारों में ऐसा लोग सोचते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने मंदिर में जाकर विनती की कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। पतोहू मतलब पोते की बहू, तो पोते की जो बहू है उसका पहला बच्चा लड़की हो। उनकी यह बात सुनकर लोग हक्के बक्के से रह गए थे, कि हैरान थे सब कि ये कैसी प्रार्थना कर रही हैं। सभी चाहते हैं कि उनके घर में बेटा पैदा हो और ये चाहती हैं कि लड़की पैदा हो। और ऐसा नहीं कि उनके घर में कोई लड़की थी नहीं, इससे पहले वो लेखिका बताती हैं कि उनके पिता की भी बहनें थी और उनके पिता की भी बहनें थी। तो ऐसा नहीं है कि परिवार में लड़कियां नहीं थी, परंतु एक अजीब सी लीक से जो परंपरा चली आ रही है उससे अलग हट कर चलने की उनकी जो आदत है वो यहाँ पर परिलक्षित होती है। और वो बताते हैं कि ईश्वर ने उनके घर में पूरी 5 कन्याएं भेज दी। तो ईश्वर ने पूरी 5 कन्याएं भेज दी और सभी को विश्वास था कि जो कुछ भी ये प्रार्थना करती हैं वो स्वीकार कर ली जाती है। तो ये एक रोमांच था सभी के बीच में, और साथ ही उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तो भगवान ने, ईश्वर ने उनकी प्रार्थना ऐसी सुनी कि एक साथ ही 5-5 उनकी पोतियां घर में आई, अर्थात लेखिका की 4 बहनें और थी उनके अलावा। तो 5 कन्याएं ईश्वर ने उनके घर में पूरी 5 कन्याएं भेज दी। एक बार घर के सभी लोग घर से बाहर बारात में गए हुए थे। तो एक बार बारात में गए हुए थे, जो पुरुष वर्ग था उस समय वही शादी के लिए किसी दूसरी जगह पर बारात में जाते थे। बारात क्या होता है, जैसे शादी लड़के और लड़की की शादी होती है तो उसमें लड़के की ओर से परिवार के जितने सदस्य होते हैं वो विवाह में जाते हैं, तो वो बारात है। ठीक है, एक परंपरा के अनुसार वो ढोल वगैरह बजाकर भी जाया जाता है, अलग अलग रिवाज हैं अपने। और घर में जागरण था कि लोग, जो परिवार की अन्य महिलाएं जो बच गई परिवार में, वो रात को गाना बजाना कर रही हैं कि शादी करने के लिए तो पुरुष वर्ग गया हुआ है। अतः लेखिका की दादी शोर मचने की वजह से दूसरे कमरे में जाकर सोई हुई थी। तो लेखिका की दादी दूसरे कमरे में जाकर सो गई कि यहाँ पर पास में तो शोर हो रहा है। और एक चोर उनके घर में घुस आया। चोर पूरी ज्योग्राफिया देखकर, लेखिका ने इसमें शब्द प्रयोग किया है पाठ में कि ज्योग्राफिया देखकर, अर्थात जो रहने का स्थान है उसका पूरा जायजा उसने पहले ले लिया होगा। तो उसको उम्मीद ही नहीं थी कि उस कमरे में भी कोई हो सकता है। तभी अतः लेखिका की दादी शोर मचने की वजह से दूसरे कमरे में जाकर सोई हुई थी। तभी चोर ने सेंध लगाई। चोर ने अपना निशाना सोच लिया कि मुझे इस घर में जाना है, और उसी कमरे में घुस आया। पर दादी की नींद खुल गई। पर दादी जो सो रही थी उनकी नींद खुल गई। अब वो उन्होंने चोर से एक लोटा पानी मांगा। तो नकुड़ गांव में जो रहती थी, तो उन्होंने उस हवेली में एक चोर के घुसने पर उस चोर से पानी मांग लिया कि वो एक नींद खुल गई उनकी, और पानी की उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मुझे पानी देना है। उन्होंने लोटा देखा खाली था तो उसको पानी लाने के लिए कह दिया। अब चोर बेचारा हैरान कि वो पहले ही प्रसिद्ध थी परदादी की, भगवान इनकी सारी बातें सुनते हैं, ईश्वर इनकी बात मानते हैं, तो वो परेशान हो गए थे। वो कहते हैं कि इतनी अफरा तफरी तो भगवान जी ने, ईश्वर ने भी दिखाई कि उनको एक उनकी प्रार्थना थी कि पहला बच्चा लड़की हो, और एक साथ 5-5 लड़कियां उनको दे दी। तो और ऐसी अफरा तफरी, ईश्वर तो क्या चोर, ईश्वर भी और चोर भी इसी प्रकार अफरा तफरी में फंस गया कि वो कैसे घुसा घर में। लेकिन परदादी ने कहा कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो उस चोर के जब आवाज हुई तो दादी ने पूछा कौन। तो माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। इत्मीनान से मतलब बिल्कुल आराम से उन्होंने पूछा कि कौन है। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक और असंगत जवाब दिया कि मैं कहने से नहीं समझ में आएगा ना, कि जो इंसान को वो सोचेगा कि कोई परिवार का सदस्य ही होगा। तो उसने सिर्फ कहा जी मैं। जी मैं। तो
उन्होंने कहा, दादी ने, पानी पिला। जी मैं? उसने पूछा, अचरज से, आश्चर्य से पूछा कि मैं पानी पिलाऊं? तो उसने कहा कि तब माँ जी बिस्तर से टटोल कर उन्होंने पास में देखा एक लोटा रखा हुआ है, और लोटे को देखकर उन्होंने कहा कि ये खाली है, इसको तो पानी भर के ला। और चोर बेचारा हैरान कि ये दादी क्या कह रही हैं। उसने कहा कि चोर घबरा गया और उसने कहा कि मैं चोर हूं। उसने कहा कि कोई बात नहीं, चोर है या कुछ भी है, लेकिन तो पानी लेकर आ, क्योंकि ईश्वर और कि तेरे अलावा मेरा कोई है नहीं यहाँ जो मुझे पानी पिलाएगा। तो तू पानी लेकर आ, और ऐसा कर, अपने हाथ अच्छी तरह धो लियो पानी लेने से पहले, और लोटे के ऊपर कपड़ा रख लियो और पानी छान कर भरियो। ये सारी हिदायतें उन्होंने चोर को दे दी। अब चोर ने भी क्या करता, बेचारा फंस गया, और उसने चुपचाप जाकर वो पानी लेने चला गया। पानी लेकर आया वापस, तो दादी ने आधा पानी खुद पिया, लोटे का पानी आधा पिया और आधा उस चोर को पिलाया कि ले तू भी पानी पी ले। और उसके बाद कहा कि अब हम माँ बेटा हो गए, एक ही लोटे से हमने पानी पी लिया तो हम माँ बेटा बन गए हैं। तो इस प्रकार उन्होंने उस चोर के हृदय को परिवर्तित किया कि कैसे एक चोर जो कि चोरी करने के गलत इरादे से आया था उनके घर में, उसको अपना बेटा बना लिया। और फिर उसके सामने दो विकल्प रखे कि तू चोरी करना चाहता है या खेती करना चाहता है। खेती करके अपना जीवन यापन करने की सीख इस प्रकार उन्होंने उस चोर को दी और उसके मन को और जीवन को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार लेखिका की परदादी, जो कि एक लीक से, एक परंपराओं से हट कर चलने वाली, अगर कोई अन्य सामान्य व्यक्ति होता तो वो एकदम घबरा जाता कि अरे चोर चोर चिल्लाते, या मार पिटाई होती, या उसको पुलिस में पकड़ाया जाता। तो ये सारी बातें उन्होंने नहीं की, बल्कि अपने अनुभव से उन्होंने एक गलत व्यक्ति का, जो एक बुरे मार्ग पर चल रहा था, ऐसे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाकर उसे एक अच्छा इंसान, मेहनत करने वाला इंसान बना दिया। तो जानते हैं, उन्होंने चोर से एक लोटा पानी मांगा। बूढ़ी दादी के हट के आगे, हट मतलब जिद, तो जिद के आगे चोर को झुकना पड़ा और वह कुएं से पानी ले आया। परदादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम माँ बेटे हो गए, अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो। उनकी बात मानकर चोर चोरी छोड़कर खेती करने लगा। तो उसने दादी की बात मान ली। इतना अच्छा लगा उसे इस बात को सुनकर कि एक चोर के प्रति ऐसा विचार उनके मन में आया, और ये सोचकर उसके हृदय में परिवर्तन हो गया और उसने खेती करने की बात सोच ली। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Duty and avail your courses at affordable prices. फिर आगे लेखिका अपने परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में बताती हैं। लेखिका की बहनों में कभी इस हीन भावना की बात नहीं आई कि वे एक लड़की हैं। तो लेखिका की जो परिवार में भी ऐसी कोई मान्यता नहीं थी, बल्कि बड़ी मन्नतों से उन्होंने उनकी परदादी ने मांगी थी लड़की। और जो पहली लड़की हुई वो लेखिका नहीं थी, बल्कि उनकी बड़ी बहन थी मंजुल भगत। तो मंजुल भगत, तो पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी वह थी मंजुल भगत। तो वो मंजुल भगत थी। और दूसरे नंबर की लड़की खुद लेखिका मृदुला गर्ग, जिनका घर का नाम उमा।
तो दो दो नाम भी इन्होंने रखे हुए थे कि घर का नाम अलग और बाहर का नाम अलग। तो जब मंजुल भगत का नाम घर में रानी था और मृदुला गर्ग जो कि दूसरे नंबर की लड़की थी, उनका नाम घर का नाम उमा था। आप चित्र में देख रहे हैं मंजुल भगत भी एक बहुत प्रसिद्ध हिंदी लेखिका रही हैं और चित्र में दिखाया गया है मंजुल भगत समग्र कथा साहित्य। तो उनके कथा साहित्य को यहाँ पर संकलित किया गया है, ये पुस्तक है। और दूसरे पुस्तक में भी आप देख रहे हैं मंजुल भगत के कथा साहित्य में नारी। तो नारी का स्थान उनके कथा साहित्य में कैसा रहा, उसका यहाँ पर एक सुरैया खान द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है और यहाँ ये कमल किशोर जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। परंतु उनके विषय में जो उन्होंने उस समय नारी के विषय में उनकी सोच थी, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि मंजुल भगत भी हिंदी लेखिका रही, लेखिका मृदुला गर्ग जी भी हिंदी लेखिका रही। और तीसरी बहन का नाम चित्रा, तीसरी बहन का नाम चित्रा था और उनका घर में नाम था गौरी। तो इसके बाद रेणु और अचला नाम की बहनें थी। तो जब इनकी तीन बहनें, तीन लड़कियां इनके पिता की हो गई और दो दो नाम उन्होंने रख रखे थे, तो अन्य समाज के अन्य लोगों ने उनको कहना शुरू किया कि आपको तसल्ली नहीं है, मतलब लड़कियां हो रही हैं और आप एक एक लड़की के दो दो नाम रख रहे हैं, तो इसकी क्या आवश्यकता है। इस प्रकार से उनको सुनने को मिला। तो उन्होंने बाकी दो लड़कियां जो हुई उनके दो नाम नहीं रखे, उनके वही नाम चलते रहे और वो नाम थे रेणु और अचला। तो चौथी बहन जो थी इनकी वो थी रेणु और पांचवी बहन है अचला। तो इस प्रकार 5 बहनें थी और इन 5 बहनों के बाद एक भाई राजीव था और इन 5 बहनों के बाद में एक भाई राजीव था। इन 5 बहनों में से 3 लेखिका रही, जिसमें पहली मंजुल भगत जिनका घर का नाम रानी था, वो हिंदी लेखिका रही। दूसरी मृदुला गर्ग, ये भी हिंदी लेखिका रही। और तीसरी बहन जो थी चित्रा, ये लेखिका नहीं बनी। चौथी बहन रेणु, ये भी लेखिका नहीं बनी। और फिर अचला, अचला भी लेखिका बनी, परंतु इन्होंने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से लेखन कार्य किया, अंग्रेजी लेखिका रही। और इसके बाद भाई राजीव हिंदी लेखक रहे। तो इस प्रकार इनके परिवार में लेखन की परंपरा रही। सभी को अपने आजादी से जीवन व्यतीत करने की आजादी थी, सभी अपनी अपनी इच्छा से काम करते थे। अब विस्तार से जानेंगे थोड़ा सा इसमें क्या रहा। लेखिका का भाई राजीव हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखने लगी। और रेणु विचित्र स्वभाव की थी, उनकी बहन रेणु जो तीसरे नंबर की चौथे नंबर की बहन थी उनकी, तो वो रेणु अलग स्वभाव की थी। वे स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी। तो उनके पिता ने उनके लिए गाड़ी लगवाई हुई थी कि स्कूल से वो गाड़ी में घर आ जाएं वापस, तो लेकिन रेणु बैठने के लिए तैयार नहीं होती थी। वो कहती थी ये सामंतवादी व्यवस्था का ही उदाहरण है और इस प्रकार मुझे ऐसा सम्मान नहीं चाहिए, इस प्रकार की वो विरोधी थी और इसलिए वो पैदल पैदल घर आती थी। और जबकि उनकी छोटी बहन अचला वो गाड़ी में आ जाती थी। तो और वो रेणु पसीने से तरबतर गर्मी में भी पैदल चलकर आती थी घर। लेकिन उनकी माँ को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि उनकी बेटियां जो करना चाहती हैं करे, उन्हें आजादी थी। उन्होंने कभी इस बात के लिए आपत्ति नहीं जताई कि बेटी बाहर इतनी गर्मी में पैदल चलकर आ रही है। परंतु रेणु अपनी मर्जी की मालिक थी और वो अपनी मर्जी से जो चाहती थी कर लेती थी इस प्रकार से, और वो पसीने से तरबतर घर वापस आती। उसके विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। तो सामंतवादी व्यवस्था जो सिस्टम था उसके वो खिलाफ थे। वह बीए पास करना उचित नहीं मानती थी। तो उसको लगता था कि मुझे बीए नहीं करनी। जब उसके बीए के इम्तिहान होने थे तो उसने मना कर दिया कि मुझे पेपर नहीं देने, मुझे नहीं पढ़ना, तो इसकी क्या आवश्यकता है, मुझे क्या हो जाएगा बीए करने से। तो परिवार के सभी सदस्यों ने अपने अपने तरीके से उसे समझाया कि नहीं तुम्हें पढ़ना चाहिए और काम आएगा ये वो, लेकिन उसने बात नहीं मानी, वो अड़ गई अपनी जिद पर। परंतु फिर पिता के कहने पर कि मैं कहता हूं, जब वो ये कहा उन्होंने, तो उन्होंने अपने पेपर दिए, इम्तिहान दिए।
तो इस प्रकार परिवार में आजादी से जीवन व्यतीत करने की इच्छा सभी की स्वीकार की जाती थी, परंतु जहां अनुशासन की बात आती है वो भी साथ ही पालन भी किया जाता था। जब पिता के कहने को सर्वोपरि माना गया और उन्होंने उनकी बात को माना, तो इस प्रकार लेखिका की तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम तथा पढ़ाने में अधिक रुचि थी। अब वो अपनी तीसरी बहन की बात बता रही है कि उसे पढ़ने में कम और पढ़ाने में अधिक रुचि थी, इसीलिए जिनको जब वो कॉलेज के समय में भी पढ़ाती थी, औरों को पढ़ाती थी, वो स्वयं कम पढ़ती थी और औरों को पढ़ाती थी, तो वो उनके अंक कम आते थे और जो उनके शिष्य थे उनके ज्यादा आ जाते थे, मतलब जो उनसे पढ़ते थे उनके ज्यादा नंबर आ जाते थे। तो इस कारण उनके शिष्यों के उनसे कम अंक आते थे। उनके शिष्यों से उनके अंक यानी कि चित्रा के अंक कम आते थे। उसने अपनी शादी के लिए एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान किया कि वह शादी करेगी तो उसी से, कि उसने एक लड़के को देखा और उसको लगा कि मुझे इससे शादी करनी है और उसने ऐलान कर दिया, उसने उसी समय कह दिया कि मैं इससे शादी करूंगी। और इस बात की जानकारी उनके माता पिता को तो क्या, उस लड़के को भी नहीं पता था कि इस लड़की के मन में ये विचार है या इसने ऐसा सोचा है, जबकि उसकी कोई बात नहीं हुई थी उससे इस बारे में। तो इस प्रकार यहाँ पर उनके जिद्दी स्वभाव का पता चलता है कि कैसी जिद उनके मन में रहती थी और उसे वो पूरा करती थी, और उसी के साथ उसकी शादी हुई। उन्होंने कह दिया कि मैं जो सोच लेती हूँ वो पूरा करती हूँ, और अंत में उसी के साथ उसकी शादी हुई। अचला सबसे छोटी बहन, अब अचला जो थी वो सबसे छोटी बहन थी उनकी, 5वें नंबर की, और पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्र थी। पत्रकारिता जर्नलिज्म वो कर रही थी और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की वो स्टूडेंट रही। उसने पिता की पसंद से शादी कर ली थी और उसने अपने पिता की पसंद से शादी कर ली, और उसे भी लिखने का रोग था। लिखने का रोग था, लिखने की बीमारी थी। वास्तव में कोई बीमारी नहीं है, एक व्यंग के माध्यम से लेखिका कह रही है कि परिवार में सभी लोग लिख रहे हैं और इस प्रकार से, तो वो कहती हैं कि उन्हें लिखने का रोग था। सभी ने शादी का निर्वाह भली भांति किया, सभी ने, जितनी भी उनकी बहनें थी सभी ने शादी का निर्वाह भली भांति किया, अर्थात सभी ने अपने परिवार में अच्छा तालमेल बनाए रखा और सभी अच्छे ढंग से रही। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। साथ ही वो ये भी बताती हैं यहाँ पर कि सबने अपने शादी का निर्वाह किया, कि परंपराओं में बंधकर भी सबने जीवन अपनी इच्छा से जिया। ये अपनी परंपराएं ये कि एक अच्छा परिवार और उसमें अच्छे ढंग से निभाना, ये उनके परिवार के सदस्यों ने, उनकी बहनों ने किया अपने जीवन में, परंतु अपने इच्छाओं का दमन नहीं किया। इच्छाओं का दमन किस ढंग से, कि आजादी से जीवन व्यतीत करने का, कि वो जो करना चाहती थी अपने जीवन में समाज के सुधार के लिए या लेखन कार्य या पढ़ाई इत्यादि जो कुछ वो करना चाहती थी वो उन्हें अवसर उसके प्रदान किए गए। तो लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। तो डालमिया नगर में वो रहती थी लेखिका, बिहार में जो की था, वहीं पर वहां की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किए। लेखिका को बहुत शौक था कि वो नाटकों में हिस्सा लें, भाग लें, और लेकिन बिहार की औरतों को उस समय इस प्रकार की आज़ादी नहीं थी, और फिर विशेष तौर पर जो अन्य पुरुषों के साथ की, दूसरे पर पुरुष के साथ में तुम नाटक में काम कर रही हो, इस प्रकार की नहीं थी। लेकिन उन्होंने वहां की औरतों की सोच को बदला और इस प्रकार से उन्हें प्रेरणा प्रदान की कि वो इस प्रकार के कार्य कर सकें। वहीं पर वहां की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किए। इसके बाद मैसूर राज्य के कस्बे बागलकोट में रही। इसके बाद वे मैसूर राज्य में चली गई और जो कि बागलकोट में था, वहां लेखिका ने अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल खोला। तो वहां पर उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें उनके और अन्य अफसरों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई की तथा भिन्न भिन्न शहरों के अलग अलग विद्यालयों में दाखिला लिया। अब यहाँ पर भी उस समय जब वो गई तो और अच्छे स्कूल नहीं थे, तो उन्होंने जो क्रिश्चियन सोसाइटी वहाँ पर थी उनसे कहा कि आप स्कूल खोल दीजिए। जो वहाँ के पादरी थे उनसे उनके पास में गई, उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने के लिए इतने यहाँ पर क्रिश्चियन बच्चे नहीं हैं, जिन मिशनरी बच्चे नहीं हैं इतने कि मैं यहाँ पर स्कूल खोलूं। तो उन्होंने कहा कि और बच्चे भी पढ़ सकते हैं,
कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ क्रिश्चियन बच्चों को ही उस स्कूल में पढ़ाएं, और बच्चों को भी पढ़ने के लिए उसमें कहा जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इस बात की जिम्मेदारी लीजिए कि ये 100 वर्षों तक ये विद्यालय चलता रहेगा। अब लेखिका को बहुत अजीब लगी ये बात कि इस बात की कौन इस बात को का वायदा कर सकता है कि तो जीवन में किसी बात को हम ऐसी गारंटी तो नहीं ले सकते ना कि 100 साल तक ये रहेगा ही, कि स्वयं अपनी ही अगर हम नहीं कह सकते कि हम जीवित रहेंगे या नहीं, तो इस बात की गारंटी कैसे ली जा सकती है। उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने कहा कि ये आपकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है, इस प्रकार उन्होंने कह दिया। तो फिर उन्होंने इस बात को कहा कि उन्होंने सोचा कि मैं खुद ही स्कूल खोल लूंगी, और इस प्रकार उन्होंने 3 भाषाएं, विभिन्न भाषाएं जो थी उनके माध्यम से उन्होंने स्कूल खोला। तो विद्यालय खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि अपने प्रयास में कभी असफल नहीं हो सकती, और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि अपने प्रयास में वो कभी असफल नहीं हो सकती। तो विभिन्न 3 भाषाएं जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा थी, तो उस प्रकार से उन्होंने स्कूल खोला जिसमें अनेक अफसरों के बच्चे भी पढ़े, और फिर अन्य विद्यालयों में उन्होंने दाखिला भी प्राप्त किया बच्चों ने। अगला वो बताती हैं कि लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर आंकती थी कि उन्होंने ये काम तो किया अपने जीवन में कि एक स्कूल खोला और इतने अच्छे ढंग से उसे चलाया, पढ़ाया बच्चों को, परंतु फिर भी वे रेणु से, जो उनकी बहन थी 4थे नंबर वाली, वो उसको विचित्र मानती हैं और बिल्कुल कहती हैं कि मैं उसके जैसी नहीं हो सकती। अब एक घटना यहाँ पर वो दर्शाती हैं उनके जीवन की। वे एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए लिखती हैं कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तेज बारिश हुई, कि 9 इंच तक तेज लगातार मूसलाधार बारिश हुई, बहुत इतनी तेज बारिश कि सब जगह पानी भर गया। वैसे भी दिल्ली राज्य की अगर हम बात करें तो आज के समय में भी ऐसा है कि बारिश होती है तो जगह जगह सड़कों पर, पुल के नीचे या नालों में पानी भर जाता है एकदम लबालब। और उस समय 9 इंच बारिश, जो कि अपने आप में काफी बड़ा अनुपात है बारिश का, तो इस प्रकार बारिश हुई इतनी, और इस बारिश में सब जगह पानी भर गया। तो लेखिका की बहन रेणु की बस जो आती थी स्कूल से लेने के लिए, वो भी नहीं आई, बस नहीं आई, और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बस नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं इस विद्यालय जाऊंगी। सबने कहा कि नहीं, जाना नहीं है, आप, बारिश इतनी हुई है, सब जगह पानी भरा हुआ है, कैसे तुम विद्यालय जाओगी, विद्यालय भी बंद है। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता कि विद्यालय बंद है, कि मुझे तो स्कूल जाना है। और वो 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची, और स्कूल का जो दरबान था वो भी देखकर हैरान हो गया कि चौकीदार कि ये कैसे आ गई है। उसने कहा कि बंद है, कोई भी नहीं है स्कूल में, और फिर वो वापस अपनी मस्ती में वापस आ गई। तो लेखिका यहाँ कहती हैं कि उनके अकेले रहने की जो अपने आप में ही एक अलग अनुभव है अकेला, और उस अकेलेपन में अपने ही विचारों में डूबे रहना एक अलग प्रकार की अनोखी बात और अनोखा एहसास वो इसके माध्यम से जगाती हैं। तो जानते हैं कि 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तेज बारिश हुई तथा चारों तरफ पानी भर गया था। रेणु की स्कूल बस नहीं आई थी। सबने कहा कि स्कूल बंद होगा, अतः वह स्कूल ना जाए, किंतु वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की, तो लेखिका ने कहा कि वो कैसी है, धुन की पक्की। वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और स्कूल बंद होने पर वापस लौटकर आई। लेखिका मानती हैं कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते जाने का और अकेलेपन का कुछ और ही मजा होता है। आइए जानते हैं शब्दार्थ और टिप्पणियां। पहला शब्द है मर्म। मर्म अर्थात तात्पर्य, रहस्य, किसी गूढ़ रहस्य को जानना कहते हैं कि मर्म समझ लिया, तो इस प्रकार गूढ़ अर्थ। और दूसरा शब्द है पारंपरिक। पारंपरिक, जिसको हम अंग्रेजी में ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं, कि परंपरा से चला आ रहा है जो। पर्दानशी, पर्दानशी जो पर्दे में रहने वाली स्त्री है उसके लिए कहा जाता है, पर्दा करने वाली स्त्री। इजहार, अपने मन की बात कहना या प्रकट करना। मुंह जोर, बहुत बोलने वाली, जो बहुत बोलती हैं उसको कहा जाता है मुंह जोर।
हैरत अंगेज अर्थात आश्चर्यजनक। फरमाबरदार अर्थात आज्ञाकारी। जुनून पागलपन। बाशिंदों रहने वालों। अभिभूत वश में किया हुआ, बहुत खुश। पराजित। परिकथा अर्थात परियों की कहानी। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.